दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन जो कि आपका घटना चक्र का है और यहां आपका ARO को टारगेट करते हुए हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र के हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन और उसके जो व्याख्या दिए हैं उन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। विकल्प आपको दिया गया है जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेश से प्रभावित हो, या फिर जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखिए हमारे पास दो तरीके की अर्थव्यवस्था है, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। ठीक है, तो पूंजीवादी और समाजवादी इन दोनों को अगर हम मिश्रित करके प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाता है। तो जहां पर पूंजीवादी भी हो और समाजवादी भी हो, यानी यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर भी हो और आपका पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, वहां पर आपका क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो विकल्पों में अगर हम ध्यान दें तो देखिए ऑप्शन बी जो है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और के साथ साथ निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर, तो यानी पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो जब जहां दोनों सेक्टर होते हैं वहां पर आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपको दिया गया है। व्याख्या हम देख लेते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर आपको पूंजीवादी भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा कि जहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर हो। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो दिया हुआ है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में हो। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है। ये चीजें हम समझ चुके हैं, यहाँ पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो। तो इसका आंसर भी आप कर सकते हैं आसानी से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान हो। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो भारत में आपको प्राइवेट सेक्टर भी मिल जाएगा और पब्लिक सेक्टर भी मिल जाएगा। देखिए हॉस्पिटल आपका प्राइवेट भी होता है और हॉस्पिटल आपका पब्लिक भी होता है। ठीक है, जैसे सरकारी सामुदायिक केंद्र या फिर जैसे आपका हो गया KGMU होगा, ये सारी क्या है, आपके पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं। और वैसे अगर आप प्राइवेट में देखिए तो आपका जो मेदांता हो गया, ये क्या है, आपका प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसका उदाहरण है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। देखिए भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, यानी निजी लोग भी काम करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के भी काम करते हैं। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो आर्थिक शक्तियां होती हैं उनका केंद्रीकरण क्या होता है, सरकार के हाथ में होता है। प्रोडक्शन भी सरकार करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी सरकार करेगा। ठीक है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। कोई भी संसाधन है तो उस पर राज्य का स्वामित्व होगा, राज्य जैसा चाहेगा उसे वैसे यूज करेगा। और वहां पर ज्यादातर क्या होगा कि पब्लिक के हितों को देखते हुए, लोगों के हितों को देखते हुए सरकार क्या करती है, अपना निर्णय लेती है। सरकार जो निर्णय लेती है वो सार्वजनिक हितों को देखते हुए लेती है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ठीक है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है कि अगर निजी क्षेत्र है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। उसमें कुछ भी अगर डिसाइड होगा तो वो बाजार खुद डिसाइड कर लेगा। उसके दाम क्या है, दाम क्या करना तय करना, कितने पर चीज़ों को बेचना, ये बाजार खुद डिसाइड करता है। लेकिन आपका जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है या कह दीजिए पब्लिक सेक्टर जो होता है या जिस पर सार्वजनिक व्यवस्था जो देखती है सरकार, वो निर्णय लेती है कि किसी चीज़ के दाम क्या होने चाहिए, उसका प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया। जहाँ गांधी जी की बात आएगी
वहाँ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? विकल्प आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कौन सा प्रमुख लक्षण है, क्योंकि अभी हमने इसकी व्याख्या देख ली है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ना पूरी तरीके से समाजवादी है, स्वतंत्र और गांधीवादी, इसमें सबको मिलाकर है। जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो अपने अर्थव्यवस्था में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? तो खाद्यान्न की कमी है नहीं, अपने यहाँ खाद्यान्न की कमी नहीं है। एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? तो यहाँ पर श्रम अधिक है, चीन में भी श्रम अधिक है और भारत में भी श्रम अधिक है, यानी श्रमिक बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो श्रम अधिक है और इसीलिए कम पैसे पर लोग काम करने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि श्रम की बहुलता है यहाँ पर, श्रमिक आपको बहुतायत मिल जाएंगे, तो लोग कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? तो ये गलत है, व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत नहीं जाना जाता। एक पूंजी अधिक वाली? तो पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत नहीं जाना, सिर्फ सामयिक अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप पढ़कर समझ जाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि अल्प विकसित यानी कम विकसित अर्थव्यवस्था है, तो उसमें क्या होगा, प्रति व्यक्ति की निम्न आय, यानी हर एक व्यक्ति के पास अगर देखा जाए तो पैसा ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि अगर हम इंडिविजुअल रूप से देखें तो क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय जब निकल कर आती है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये है, किसी के पास 1 रुपये, तो ये आय की असमानता हो गई है। लेकिन अगर हम अवसर निकालें कि 10 लोग हैं और 20 रुपये आ रहा है उनके पास, 10 लोगों के पास, तो प्रति व्यक्ति कितने रुपए आया? 2-2 रुपये आया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग अगर हम देखें तो ये जरूरी नहीं है कि सब व्यक्ति 2-2 रुपये ही पा रहे हैं। हो सकता है कोई 3 पा रहा हो, कोई 5 पा रहा हो, कोई 1 भी ना पा रहा हो। जैसे मान लीजिए कि एक घर में 100 रुपये आ रहे हैं, 5 सदस्य हैं और कमाते सिर्फ 2 हैं, तो प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 5 व्यक्ति हैं तो एक एक हिस्से में 20-20 रुपये आया। लेकिन वास्तव में काम कौन कर रहा है? 2 लोग जो 50-50 पा रहे हैं, ठीक है। बाकी औसत के रूप में हम देखते हैं तो सभी के हिस्से में आया कि हाँ हर एक व्यक्ति 20-20 रुपये कमा रहा है। देखने में अच्छा लगा लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। तो प्रति व्यक्ति निम्न आय होती है यानी कम आय होती है, तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बिल्कुल कम आय होती है, तो ये सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, आय कम होती है तो पूंजी निर्माण की दर भी निम्न होती है, ये भी आपका सही है। निम्न आश्रितता अनुपात होता है। आश्रितता अनुपात क्या होता है कि काम करने वाले और उनके सहारे बैठकर खाने वाले लोग, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, जिसमें 2 लोग कमा रहे हैं, तो 2 लोग कमा रहे हैं और टोटल कितने हैं? 6 लोग हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि 2 लोगों पर 3 लोग, मतलब 2 लोगों पर 6 लोग बैठे हैं, यानी एक लोगों पर 3-3 लोग निर्भर हैं। तो निम्न आश्रितता का अनुपात क्या होगा? अगर मान लीजिए कि 3 लोग कमाते तो एक लोगों पर 2-2 लोग बैठकर, मतलब 2-2 लोगों पर आएगा, 2-2 लोगों का बोझ क्या आएगा? एक लोग पर आएगा। अगर 3 लोग कमा रहे हैं और 6 लोग हैं तो एक लोगों के सहारे 2-2 लोग खा रहे हैं, और अगर 2 लोग कमा रहे हैं तो एक लोग के सहारे 3-3 लोग खा रहे हैं। तो जहां पर निम्न आश्रितता, जैसे 1-2 लोग कमा रहे हैं तो एक पर 3-3 लोग खा रहे हैं, और जब 3 लोग कमा रहे हैं तो एक के सहारे 2-2 लोग खा रहे हैं, यानी निम्न आश्रितता अनुपात किसमें आया? जब 3 लोग कमा रहे हैं। तो निम्न आश्रितता अनुपात नहीं होता, अधिक आश्रितता अनुपात होगा, तो यानी ये गलत है। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल का शक्ति होना, तृतीय क्षेत्र में नहीं, निम्न अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र में ज्यादा लोग नहीं होते, बल्कि प्राथमिक सेक्टर में ज्यादा होते हैं। प्राथमिक सेक्टर मतलब जैसे कृषि कार्य में लगे होते हैं, या फिर आपका मत्स्य पालन, ये सारी चीजें कृषि के अंतर्गत आ जाती हैं, तो उसमें लगा होता है। तृतीय सेक्टर में आपका सेवा क्षेत्र आ जाता है, तो जहां पर उच्च विकसित अर्थव्यवस्था होती है वहां पर ज्यादातर लोग तृतीय सेक्टर में जाते हैं, नहीं तो आपका प्राथमिक सेक्टर में ही रहते हैं आपका। तो आपका चौथा गलत है और तीसरा गलत है, ठीक है। पहला और दूसरा केवल सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्प विकसित शब्द सामान्यता उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है जहां उस देश के लोगों का रहन सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता है: निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न जीवन स्तर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर भी होती है, बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर होता है,
कृषि क्षेत्र का आधिपत्य होता है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, आय की विषमता होती है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती हैं? विकासशील यानी ये अभी विकसित होने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो देखिए, कृषि मुख्य व्यवसाय, तो हाँ, भारत का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, आपको जब कृषि मुख्य व्यवसाय तो कृषि में ही प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, मानव पूंजी की गुणवत्ता भी, पूंजी की क्या है? गुणवत्ता निम्न है, ठीक है, यहाँ पर कुशल लोग ज़्यादा नहीं। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, तो प्रोटीन, सब चीज़ें विपरीत है तो प्रोटीन हमें कहाँ से ज़्यादा मिल जाएगा? तो 1, 2, 3 जो है वो ये दिखाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील श्रेणी में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण है: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, अत्यधिक जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि है, बेरोजगारी है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, औद्योगिक पिछड़ापन है, तकनीकी पिछड़ापन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आयात पर निर्भरता है तथा निरक्षरता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है: एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, एक विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है? कृषि की प्रधानता है। हाँ, आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि कृषि पर कितनी निर्भरता है, सेवा क्षेत्र पर कितनी निर्भरता है, और आपका सेकेंडरी जो आपका द्वितीयक सेक्टर है उस पर कितनी निर्भरता है, द्वितीय क्षेत्र पर कितनी निर्भरता, प्राथमिक क्षेत्र पर कितनी निर्भरता, तृतीय क्षेत्र पर कितनी निर्भरता, और उसी आधार पर अर्थव्यवस्था का आप आकलन कर सकते हैं। उद्योग की प्रधानता ये नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय ये भी है आपका, बृहद बेरोजगारी ये भी है आपका, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है? कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है यानी प्रति व्यक्ति आय कम है, बृहद बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर है। तो यानी ये आपका क्या है? 1, 3, 4 जो है ये आपके भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है इस समय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी है, विकसित है, विकासशील है या अल्प विकसित है? तो ना पिछड़ी है, ना अल्प विकसित है, ना विकसित है, ये विकासशील है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता ये आपका लक्षण है। प्रति व्यक्ति कमाई ये भी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है। पूंजी निर्माण की न्यून दर ये भी आपका अर्थव्यवस्था का लक्षण है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये नहीं है। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन उनका सही से दोहन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, शक्ति संसाधन, पूंजी संसाधन। अनार्थिक यानी जो आर्थिक नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन आपका आर्थिक है, शक्ति संसाधन में आर्थिक है, पूंजी संसाधन में आर्थिक है, सामाजिक व्यवहार ये अनार्थिक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से? आर्थिक तत्व क्या है? प्राकृतिक साधन है, श्रम शक्ति और जनसंख्या, पूंजी निर्माण है, तकनीक तथा नवाचार है। अनार्थिक में सामाजिक घटक है, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, यानी जहां से अर्थ का कोई लेना देना ना हो वो आपका अनार्थिक हो जाएगा। वैज्ञानिक घटक हो गया, यहाँ पर आपका क्या होगा? संगठन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में से सरकार द्वारा चिन्हित किए गए हैं का भाग नहीं है? ठीक है, तेल के क्षेत्र में सुधार ये है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार ये भी है आपका, न्यायिक प्रणाली में सुधार ये क्या है? आर्थिक सुधार के अंतर्गत ये आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं के सुधार ये भी आपका आर्थिक सुधार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति के, राज्य के, व्यक्ति और राज्य दोनों के उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो भारतीय मॉडल जो है विकास का वो व्यक्ति की सुरक्षा भी करता है और राज्य की सुरक्षा भी करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसकी व्याख्या क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहाँ राज्य करता है
वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति के हाथ में होता है। इस प्रकार भारतीय विकास का भारतीय मॉडल राज्यों में व्यक्ति दोनों की सुरक्षा करता है। यानी निजी क्षेत्र यानी व्यक्ति को भी बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत चीज़ों को भी, यानी जो निजी क्षेत्र है उनको, और जो सार्वजनिक क्षेत्र है उनकी भी रक्षा करता है। सार्वजनिक मतलब राज्य। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।